लेकिन नेताओं के लिए तो सारी चीजें फ्री रहती है। अगर वो नहीं दे पाते तो करणी सेना के पास में ले आओ, हम सजा दे देंगे हमारे हिसाब से। लड़की ने तो कभी ये नहीं बोला कि आप हिंदू बन जाओ, लेकिन लड़की को मुसलमान जरूर बनाया जाता है। तुम्हें हथियार थे, हम आपको मारने आ रहे थे, अब उनके ऊपर आपने झूठे मुकदमे दायर कर दिए, उनको जेल में भेज दिया। लेकिन हमारे साथ बर्ताव कैसा किया जाता है? आतंकवादियों की तरह। लेकिन उनने क्या करा? सर कटाना मंजूर करा, लेकिन झुकना मंजूर नहीं करा। कि अगर आप लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, अगर आप बातों से नहीं मानोगे तो हम लातों से समझा देंगे, लेकिन हम समझाएंगे जरूर, आज नहीं तो कल इलाज होगा, सबका होगा। तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में टॉक विद लखन में। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं करणी सैनिक, एक यूट्यूबर और क्रिएटर मिस्टर बलराम जी ठाकुर। तो बलराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद भैया। कैसे हो आप? बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? एकदम बहुत बढ़िया। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप करणी सेना में आपका आदर्श किसको मानते हो? देखो, मैं करणी सेना में अपना आदर्श मानता हूँ अनुराग दादा को। क्यों? देखो, उसके अगर मैं जवाब देने बैठूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट में बता देता हूँ कि क्यों मानता हूँ और कैसे मानता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि मैंने बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी देखी, संगठन भी देखे और सामाजिक संगठन भी देखे। होता क्या है कि जब इंसान बड़े ओहदे पे चले जाता है तो वो छोटे लोगों को कुछ समझता नहीं है, ना ही वहाँ पे आपके समस्याओं का समाधान होता है, मतलब जीरो। लेकिन वहीं मैंने अनुराग दादा का ऐसा देखा कि जहाँ बड़े पदाधिकारी को जो सम्मान मिलता है वही एक छोटे मोटे कार्यकर्ता को भी मिलता है। हालांकि हमारे यहाँ पदाधिकारी और कार्यकर्ता जैसे कि करणी सैनिक, वहाँ में कोई भेदभाव नहीं है, सब एक है। किसी के पास कोई पद हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। भेदभाव बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है। देखा होगा आपने, जैसे कि महाराणा प्रताप के साथ में हर समाज, हर धर्म के, हर वर्ग के लोग जुड़े हुए थे। ठीक उसी तरह अनुराग दादा के साथ में भी हर समाज, हर धर्म, हर विशेष वर्ग के, हर तरीके के लोग जुड़े हुए। क्यों जुड़े हुए? क्योंकि उनमें वो खासियत है, ऐसी उनने शख्सियत बना रखी है। जी बिल्कुल, इसलिए मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। बहुत बढ़िया। तो बलराम जी, आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि करणी सेना का विजन क्या है? हमने देखा है कि कई टोल पर करणी सेना तोड़फोड़ करती है, तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? लेकिन तोड़फोड़ कहाँ करी करणी सेना ने, आप ये भी बता दो। कहीं वीडियो देखे हमने, टोल के डंडे तोड़ के फेंक देती हैं, वहाँ पे दादागिरी दिखाती है कि करणी सैनिक हमसे टोल बिल्कुल लेगो नहीं आप। नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं कहा है कि हम करणी सैनिक है तो हमसे टोल मत लो या फिर ये मत लो। आपने देखा होगा कि जहाँ पर टोल टैक्स बने हुए होते हैं उसके आसपास बहुत सारे गांव भी आते हैं। जी बिल्कुल, जहाँ पे गरीब इंसान भी रहता है तो अमीर भी रहता है। लेकिन होता क्या है कि बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है कि इंसान को डेली निकलना है, बहुत बार ऐसी चीजें होती है, तो उन लोगों से टोल मतलब लिया जाता है। एक तरीके से अवैध ही है वो, तो उनकी जमीन में टोल बना हुआ है। लेकिन उन लोगों के हमारे मुद्दे होते हैं। हर किसी के लिए ऐसा नहीं बोला कि सबसे टोल मत लो, लेकिन एटलीस्ट उन लोगों से तो मत लो आप लोग, और लेते भी हो तो कम मात्रा में लो। उनसे बोलते हैं कि आप एक काम करो, मंथली पासेस बना लो आपके, लेकिन क्यों बना लो? चीज़ें उनकी। हालांकि हम लोग जब गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स देते हैं, 17 तरीके के टोल टैक्स, मतलब रोड टैक्स दे देते हैं हम तो। लेकिन टोल टैक्स लेना ही नहीं चाहिए। अगर टोल ले भी रहे हो तो उस तरीके की रोड भी तो बनाओ। आपने बहुत जगह देखा होगा, अभी मैं आपको इंदौर से देवास तक की चीज़ें बता देता हूँ, है ना। हालांकि रोड अभी वहाँ पे बन रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम भी गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं कि आने वाली वो हमारी पीढ़ी को कहीं ना कहीं लाभदायक होगा। लेकिन हमारा क्या, आगे जैसा अभी हम देख ले तो अभी यहाँ से इंदौर से निकलते हैं देवास के लिए, तो आपको कितना समय लगेगा? 1 आध घंटे मान के चलो। 1 घंटा लगेगा। किलोमीटर कितने हैं वहाँ से? आई थिंक 40 किलोमीटर होगा। तो लेकिन क्यों लगेगा? नेशनल हाईवे है तो समय लगना ही नहीं चाहिए ना। लेकिन आपको टोल टैक्स यहीं से शुरू हो जाता मांगलिया से। आप जैसे देवास के वो बाईपास से गुजरोगे तो वहाँ पर भी आपको एक टोल मिल जाएगा। 2 जगह यहीं पे टोल लिया जाता है, तो फिर उस तरीके का रोड भी तो दो। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है रोड, तो वहाँ पे फिर टोल कम कर दो आप। अभी मैं देख दूँ तो मतलब यहाँ पे एक टोल बना हुआ है, आप नेमावर जाओगे ना। हाँ, तो वहाँ पे एक टोल बना हुआ है, वो टोल चालू हो गया है, लेकिन रोड पूरा कंप्लीट नहीं है। तो क्यों ले रहे हो फिर? वहाँ पे हमारी करणी सैनिक और हमारी करणी सेना उन लोगों के लिए लड़ती है कि जब रोड ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो टोल टैक्स किस बात का? आप पूरा रोड कंप्लीट होने दो, उसके बाद में हम टोल टैक्स देंगे। हम भी सरकार की मदद कर रहे हैं हर चीज में कि चलो ठीक है, इस टैक्स से कहीं ना कहीं हमारा भला होगा। अच्छा, आप ये कहना चाहते हो कि टैक्स देना गलत बात नहीं है, पर ऐसा है कि वैसा आपको रोड मिलेगा तो हम बराबर टैक्स देंगे। हाँ देंगे, हम क्यों नहीं देंगे, लेकिन वैसी चीजें भी तो लाओ आप। ओके। हाँ, अभी रोड चालू हुआ नहीं है, उसके पहले आप लोग टोल लेना चालू कर दे तो ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है। उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए ना। और बहुत जगह ऐसा भी होता है कि जो टोल कर्मी होते हैं वो आम इंसान के साथ, मतलब आम इंसान तो दूर की बात है, मतलब जो नेता रहता है उनके साथ में भी ऐसे बहुत बार बदतमीजी कर देते हैं। तो आम जनता का क्या हाल करते होंगे वो लोग? अपने आप को एक जैसे पुलिस ऑफिसर समझ लेते हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि किसी से बदतमीजी ना करे। बिल्कुल ऐसा। ठीक है। तो मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा आपसे कि
टोल तो मतलब लेते हैं टोल वाले, अब देखते हैं हम लोग के नेता लोग को टोल फ्री कर देते हैं। हाँ, तो वो सही है या गलत है? जैसे होता क्या है, अगर आप टोल किसी एक व्यक्ति से ले रहे हो तो फिर आप सबसे लो। ओके। हाँ, लेकिन नेताओं के लिए तो सारी चीज़ें फ्री रहती है। टोल तो मतलब छोटी चीज़ है, उनके लिए तो बहुत सारी, अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। जी बिल्कुल। क्योंकि वो तो आम नागरिक में आते ही नहीं है, लेकिन आना चाहिए। जैसे अगर एक बार का विधायक बन गए तो जीवन भर तो फिर वो टोल देंगे ही नहीं। हाँ, जीवन भर टैक्स ही नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? देना चाहिए ना उनको भी। अगर आम इंसान तो भर रहा है ना टैक्स, आम इंसान को तो भरना ही है। मतलब ऐसा है कि वो लोग जो पहले से अमीर है उसी को अमीर बनाए। तो फिर राजतंत्र और लोकतंत्र में अंतर क्या रहा? बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। राजतंत्र में तो ऐसा होता ही नहीं था, राजा का बेटा राजा बनेगा, इस सब चीज़ों का विरोध कर करके तो हमसे राजतंत्र छीन लिया गया। सही है। लेकिन अब वही चीज़ें आप दोहरा रहे हो कि राजा का बेटा राजा बनेगा, और उस चीज़ का अगर हम विरोध करते हैं तो हम गलत है। हम आतंकवादी है, हम उग्रवादी है ना? हमारे ऊपर केस दर्ज हो जाते हैं उल्टे। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि करनी सेना एक राजनीतिक संगठन है या सामाजिक संगठन है? देखो, राजनीतिक संगठन नहीं है, सामाजिक संगठन है। लेकिन हमने हर समाज, हर धर्म, मतलब हर विशेष वर्ग के लोगों का हमने सहयोग करा है। आप कहीं ये नहीं बोल सकते कि करनी सेना सिर्फ राजपूतों का समर्थन करती है, राजपूतों का साथ देती है। अगर राजपूतों का साथ देती तो हमारे साथ अन्य समाज के लोग नहीं जुड़ते, अन्य धर्म के लोग नहीं जुड़ते। जैसे महाराणा प्रताप के साथ हर धर्म, हर जाति के लोग थे, ठीक उसी तरह करनी सेना टीम अनुराग प्रताप सिंह राघव के साथ में हर समाज, हर धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए? कहीं ना कहीं उनने वो चीज़ देखी है कि हमारा सहयोग करा है, हमारा सपोर्ट करा है। जहाँ लोगों को जैसे राजनीतिक पार्टियों से वो सवाल पूछने थे, वो दादा से पूछते लोग, करनी सेना से पूछते हैं। ओके। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या आप आरक्षण पर क्या कहना चाहोगे? और सवाल मेरा मेन ये है कि क्या करनी सेना आरक्षण खत्म करना चाहती है? कहीं भी नहीं बोला करनी सेना ने कि आरक्षण खत्म कर दो। आरक्षण उनको दो जिनको जरूरत है। जैसे मैंने बोला कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो जैसे अगर मैं एक बार का गवर्नमेंट सर्विस में आ गया, जैसे मान लो मैं कलेक्टर बन गया, तो मेरे बच्चों को तो आरक्षण की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत है? क्योंकि मैं ऑलरेडी सक्षम हो चुका हूँ। लेकिन वहीं स्वर्ण समाज का जनरल का लड़का कोई है, लेकिन उसके पिता एक नॉर्मल किसान है, और उनकी इतनी हैसियत नहीं कि वो अपने बच्चों को पढ़ा दे, लिखा दे, उनको गवर्नमेंट सर्विस दिलवा पाए। सक्षम नहीं है वो, फाइनली सक्षम नहीं है फाइनेंशियली। लेकिन होता क्या है, वहीं पर कलेक्टर बन गया है वो इंसान, तो उसको तो मिलता जाएगा आरक्षण। वहीं एक स्वर्ण समाज का इंसान है, उसको आरक्षण क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो स्वर्ण समाज है, क्योंकि वो जनरल में। तो राजपूतों ने, मतलब जैसे राजपूत घराने में जन्म लेके कोई गलती कर दी क्या? नहीं, बिल्कुल गलती नहीं करी ना। तो वही चीज है ना, हम तो ये चाहते कि आप आरक्षण दो, लेकिन उनको दो जिनको एक्चुअल में जरूरत है। जिनको जरूरत नहीं है उनको मत दो आप। अब ऐसा है कि गरीबी जाति देख के नहीं आती है। ये बात है ना, गरीबी जाति देख के नहीं आती, लेकिन आरक्षण जाति देख के दिया जाता है। लेकिन तो लोगों ने सब बना रखा है अपने मतलब संविधान में कि भैया जनरल वालों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, एसटी एसटी वाले अगर सक्षम भी है तब भी उनको बराबर अक्षर मिल दिया जाएगा। तो क्यों नहीं दिया जाएगा? वही तो हमारा मतलब जो नेता है उनसे सवाल है। जैसे हमने बहुत बार सीएम हाउस का घेराव भी करा, बहुत बार मतलब हमने ये मुद्दे उठाए, और ये मुद्दा हम उठाते रहेंगे जब तक कि खत्म नहीं हो जाता। आरक्षण खत्म करना हमारा कोई मुद्दा नहीं है। लोगों ने ऐसी भ्रांति फैला रखी है एसटी एससी वालों लोगों को भड़काने के लिए, बहुत सारे उनके ही नेताओं ने। क्या करनी सेना तो आरक्षण खत्म करना चाहती है? करनी सेना कभी नहीं चाहती कि आरक्षण खत्म हो, लेकिन उन लोगों को मिलना चाहिए लेकिन जिनको ज़रूरत है। अभी एसटी एससी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि हम इन सब चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। तो क्या उन लोगों को उठाने के लिए लाभ आप जागरूक करो कि भैया आप लाभ उठाओ, ये सब चीज़ें करो। लेकिन वही जनरल वाले लोग हैं, उनको ना तो लाभ मिल पा रहा है, ना ही वो चीज़ें मिल पा रही, लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं। जैसे मैं अभी जनरल में आता हूँ, तो मैं गरीब हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर प्राइवेट बड़े बड़े कॉलेजों में जहाँ पे उनको सारी चीज़ें मिल पाए, है ना। तो उन लोगों को पढ़ाने के लिए सारी चीज़ें सुविधाएं मिल रही है, लेकिन वहीं मैं गरीब हूँ तो लेकिन मुझे नहीं मिल रही, क्योंकि मुझे एक्चुअल में जरूरत है। लेकिन जिनको जरूरत नहीं वो तो फ्री में खा रहे हैं ना। जनरल में होने के कारण आपको नहीं मिल पा रही। तो वही हमारा कहने का मतलब है कि इंसान आज ये चीज़ें सोच रहा है कि यार अगर मैंने कहीं स्वर्ण समाज में जन्म लेके गलती तो नहीं कर दी, लेकिन हमारे महापुरुषों ने इतना बलिदान दिया, इतनी सारी चीज़ें करी है, वो कभी जाति देख के नहीं करी उनने। बिल्कुल सही कहा। राजतंत्र में ऐसा होता था कि आप स्वर्ण समाज में हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपका फैसला पहले दिया जाएगा और ये नीची जाति का है तो इसका, लेकिन नीचा ऊंचा कभी माना ही नहीं। ये ऊंच नीच किसने लाई है? राजनेताओं ने, अपने फायदे के लिए कि हमको हमारा वोट बैंक मजबूत हो जाए। वो लड़ाएंगे कैसे? अंग्रेजों के टाइम से ये सब चीजें चलती आ रही कि फूट डालो राज करो, और आज भी वही हो रहा है, फूट डालो राज करो। आपने देखा होगा कि राजनेता हमेशा मतलब जैसे धर्म की राजनीति करेंगे या फिर समाज की, लेकिन मुद्दा क्या है? राजनीति, जो राजनीतिक दल रहते हैं उनका मुद्दा होना चाहिए शिक्षा देना, रोजगार,
अच्छी सड़कें, लेकिन क्या है, ना तो रोजगार वाला मुद्दा उठाएंगे, ना ही शिक्षा वाला मुद्दा उठाएंगे, लेकिन मुद्दा क्या उठाएंगे, जातिवाद का, धर्म का। हमने मंदिर बना दिया, हमने इस जाति के लिए ये कर दिया। क्यों विशेष जाति के लिए करोगे आप? जब राजतंत्र था तो ऐसा तो नहीं था। आपने देखा होगा कि विशेष जाति का सहयोग करा मतलब राजा महाराजाओं ने। बिल्कुल। अगर विशेष जाति का करते तो महाराणा प्रताप के साथ में भील समाज क्यों रहता? बलराम जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आप धर्म पर क्या कहना चाहोगे, क्योंकि हमने देखा है कि लोग धर्म के नाम पे बहुत लड़ाई करते हैं, जैसे लव जिहाद हो गए, STSC वाले हो गए, राजपूतों वाली, इसमें बहुत लड़ाई होती है, तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? देखो, लड़ाने वाले कोई और है, आपस में आपने देखा होगा पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, ना लोग लड़ते थे, ना धर्म के नाम पे, ना ही जाति के नाम पे। ओके, बिल्कुल। मैंने खुद ने देखा, जब पहले लोग क्या सब साथ में रहते थे, हिंदू हो मुस्लिम हो, मतलब जातिवाद भी नहीं देखते थे, ना ही धर्म देखते थे। लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी, नेताओं ने ये सब ट्रेंड चला दिया। अच्छा, नेताओं ने चलाया। हाँ, फूट डालो राज करो वाला, जैसे अभी मैंने बोला आपको, फूट डालो राज करो। जब तक हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, राजनेताओं के घर में खाना कैसे आएगा? वो जीतेंगे कैसे? अब ऐसे तो सब लोग अगर आपस में सही साठ तरीके से रहने लगे तो वो लोग जीतेंगे कैसे? क्या मुद्दा उठाएंगे? मुद्दा उनको जो उठाना चाहिए वो कभी नहीं उठाएंगे। तो मेरे हिसाब से कोई धर्म खराब नहीं होता, ना ही कोई जाति खराब होती, लेकिन हर धर्म में, हर जाति में लोग खराब होते हैं। तो हमको उन पे ध्यान देना चाहिए, ना ही पूरी समाज को टारगेट करो, ना ही पूरे धर्म को। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, लव जिहाद पर आप क्या कहना चाहोगे? अभी फिलहाल बहुत सारे ट्रेंड में चल रहा है, कई लोग सुनने में आया कि कहीं मीडिया में आती है खबरें कि भैया वहाँ लव जिहाद का कोई कांड हो गया, किसी मुसलमान लड़के ने किसी हिंदू लड़कियों के साथ कुछ कर दिया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, होता क्या है कि बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां धर्म के नाम पर वोट तो ले लेती है, लेकिन काम जीरो करती है। देखो, इन पे बहुत सारे उनको कड़े कानून निकालने चाहिए, हालांकि निकाल रखे गवर्नमेंट ने, लेकिन इतनी सख्ती से पालन नहीं हो पा रहे। बीच में सेटलमेंट हो जाता है कहीं, तो कहीं पे क्या होता है कि इतना मुद्दा पनपता नहीं, क्योंकि क्या होता है, जैसे कोई लड़के के साथ अगर शोषण हुआ या फिर उसे धर्मांतरण करा गया, तो उसकी आवाज़ दबा देंगे, या तो लड़की डर जाएगी कि समाज में क्या बदनामी होगी, पुलिस के पास जाऊंगे तो शायद हो सकता है मेरी बातें सुने या ना सुने, समाज वाले क्या कहेंगे। तो उन सब मुद्दों को हमें बाहर लाना चाहिए, खुल के बताना चाहिए। हालांकि जिन लोग जो ऐसे काम करते हैं जिससे कि समाज का भी नाम खराब हो, धर्म का भी नाम खराब हो, और हमारे देश का भी हर जगह नाम खराब हो, तो उनके ऊपर ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि इंसान 10 बार सोचे ये सब करने से पहले। आजकल तो हर जगह दूसरी जगह यही मुद्दा है कि लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। वहाँ पर लड़के की भी गलती उतनी है जितनी लड़की की गलती है, तो लड़की को भी ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए। हालांकि लड़की को, जैसे बहुत बार ऐसा होता है, देखो किसी में कोई वो नहीं होना चाहिए, जितनी गलती लड़की की उतनी लड़के की भी है। तो लड़की को भी ऐसा हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जब इतनी सारे कानून बन चुके हैं कि अदर धर्म में नहीं होगी शादियाँ, धर्मांतरण कराना गलत है, करवाना भी गलत है। आपने देखा हो कई जगह ऐसा नहीं कि मुस्लिम ही धर्मांतरण कराते हैं, ईसाइयों में भी होता है बहुत जगह, ईसाई लोग भी करवाते हैं, हिंदुओं में भी होता है ना, हिंदुओं में भी होता है, हालांकि बहुत जगह होता है। हालांकि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत सारे इस पर कानून बना रखे हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है उसके बारे में, और कई बार तो लड़कियां खुद नहीं करना चाहती कि समाज में बदनामी होगी। बिल्कुल सही है। हाँ, तो हालांकि बंद होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, और कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अगर वो नहीं दे पाते तो करणी सेना के पास ले आओ, हम सजा दे देंगे हमारे हिसाब से। सही है, पर मतलब सिंपल सा कहना यह है कि लव जिहाद में जितनी गलती लड़के की है उतनी ही लड़की की भी है। क्यों? कारण क्या है कि जो भी ये कुछ होता है, आगे बढ़ना, इनकी प्यार मोहब्बत जो भी अगर होती है, तो मतलब किसी एक की मर्जी से बिल्कुल नहीं होता है, कहीं ना कहीं मतलब इच्छाएं दोनों की होती हैं, तब जाके इतनी बात आगे बढ़ती हैं। तो पर जब लव जिहाद पे बात आती है, जब होती है, तो हमेशा गलत लड़के को ही ठहराया जाता है। लड़के को इसलिए ठहराया जाता है क्योंकि लड़का ही सारी चीजें करता है। लड़की ने तो नहीं बोला कि आप मुस्लिम बन जाओ, लेकिन लड़की को ही क्यों मुस्लिम, वो लड़की ने तो कभी ये नहीं बोला कि आप हिंदू बन जाओ, लेकिन लड़की को मुसलमान जरूर बनाया जाता है। अच्छा, तो इसलिए हमेशा लड़का गलत होता है। जब आपको पता है कि लड़की हंसते खिसते गलत से, मतलब चलो ठीक है, अगर आपको करना भी है तो आप राजी मर्जी से करो ना, घर वालों की। घर वालों ने कब बोल दिया कि आप दूसरे धर्म में शादी करो? बिल्कुल नहीं कहा, नहीं बोला ना। तो फिर क्यों करवाते? धर्म परिवर्तन करवा देते, उसके बाद में उनके साथ बहुत सारी जबरदस्तियाँ होती है जो लड़कियां बाद में बोलती हैं। बहुत सारी लड़कियां बोल नहीं पाती है, आज भी बहुत सारी लड़कियों का शोषण हो रहा होता है, हो रहा होगा, लेकिन उनने कभी खुल के बात रखी नहीं। समाज में क्या बोलेंगे लोग, बदनामी के कारण, क्योंकि लड़की की इज्जत रहती है, लड़के की उतनी नहीं रहती है। लड़की से घर की इज्जत रहती है ना, इस वजह से लड़कियां बोल नहीं पाती है कि घर वाले क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, और बहुत सारी लड़कियां इन सब जाल में फंस जाती है, और उनको बाद में पता चलता है कि नहीं यार, अपन ट्रैक में फंस चुके हैं। और जब फंस चुके होते हैं, जब उनको समझ में आता है तो बहुत देर चुकी होती है, बहुत देर हो चुकी होती है। जब उनके घर पे बच्चे हो जाते हैं, जब उनको समझ में आता है। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर गवर्नमेंट या फिर पुलिस प्रशासन, अगर ये सब लोग काम नहीं कर पाए तो करणी सेना के पास मिला दो, हम कर देंगे उनका पक्का इलाज, हम बताएंगे क्यों। बिल्कुल सही कहा सर आपने। हाँ, अच्छा बलराम जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि फिलहाल में अभी मतलब
दो पार्टी की ज़्यादा नाम चलता है अपने देश में, हाँ बीजेपी और कांग्रेस। हाँ। अच्छा, इसमें आपके हिसाब से कौन सी पार्टी देश के लिए बढ़िया काम कर रही है? मेरे हिसाब से देखा जाए तो कोई पार्टी सही नहीं है। पार्टी के पार्टी अलावा कोई सी भी सही नहीं है। पार्टी सही नहीं होती, कैंडिडेट सही होते हैं। ओके, आप ओके, पार्टी ना देखते हुए चेहरा देखो कि आपके सामने कौन सा कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो बीजेपी भी गलत है कहीं ना कहीं और कांग्रेस भी गलत है, लेकिन आपका जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसकी विचारधारा क्या है, वो समाज के लिए क्या काम करेगा, वो धर्म के लिए क्या काम करेगा, वो रोजगार पे बात करेगा या नहीं करेगा, वो शिक्षा पे बात करेगा या नहीं करेगा। पार्टियां तो बहुत सारी आएगी और बनेगी, लेकिन जैसा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि पार्टी आएंगी और जाएंगी, लेकिन हमारा देश अमर रहेगा। हाँ, तो देश के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी पार्टियां नहीं है, कैंडिडेट है। कई बार ऐसा होता है ना तो बीजेपी वाले अच्छे काम करा पाते, नहीं कांग्रेस वाले, वही निर्दलीय करा देता है। आप देख सकते हो जैसे रविंद्र सिंह भाटी का आपने नाम सुना होगा, पूरे देश और दुनिया में फेमस है वो। ना वो बीजेपी से ना ही कांग्रेस से, लेकिन वो पूरे देश भर में डंका बजा रहे हैं। क्यों बजा रहे? क्योंकि उनका ऐसा काम है, उनके साथ हर विशेष वर्ग के लोग जुड़े हुए, चाहे वो कोई सी भी जाति का हो, कोई से भी धर्म का हो। तो इसलिए हमको पार्टियों को नहीं देखना चाहिए, हमको देखना चाहिए कैंडिडेट को देखना चाहिए कि वो कैसा है, हमारे लिए आगे चल के क्या काम करेगा। और हमें जब चुनाव आते हैं तब हमको ये सब सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि हमारे पास बस वही टाइम होता है, उसके बाद में तो नेता भी गायब हो जाएंगे, हमको मिलेंगे ही नहीं। यही सब चीजें होती है। लेकिन होता क्या है, लोग ये सब सवाल उठाते नहीं कि हाँ चलो ठीक है, हम नहीं उठाए। अगर आप नहीं उठाओगे तो उठाएगा कौन उठाएगा? हम ही उठाने वाले। हमारे एक वोट में इतनी ताकत होती है कि हम पूरे 5 साल उस इंसान को दे रहे हैं हमारे, कि हमारे बेटों का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य सब उसके हाथ में। जहाँ शिक्षा अच्छी नहीं मिलेगी तो बच्चों का भविष्य खराब होना पक्का है। आप कोई से भी गवर्नमेंट स्कूल में चले आओ, ना टीचर आ रहे कभी टाइम पे, ना पढ़ाई हो रही, कहीं छत टपक रही तो कहीं क्या टपक रहा है। आए दिन न्यूज में ये सब चीज़ें होती रहती है, लेकिन जब घटनाएं हो जाती है उसके बाद पछताने से मतलब, पछताने से क्या मतलब? मोस्टली यही होता है कि घटना होने के बाद ही लोग जागरूक होते हैं, पहले जागरूक नहीं होते हैं। अच्छा, एक चीज सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी सुनने में क्या ट्रेंड में चली रही बातें सारी कि कांग्रेस हमेशा मुसलमानों का सपोर्ट करती है और बीजेपी हमेशा हिंदुओं का सपोर्ट करती है। देखो देखा जाए तो बीजेपी में मेरे को तो एक सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी पसंद है और दूसरे योगी आदित्यनाथ जी। तो इन लोगों का जो मोटिव है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी मैं कांग्रेस का ये कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी को बहुत काम करना चाहिए अपने ऊपर भी और अपनी राजनीतिक चीज़ों के ऊपर भी, तब जाके वो बहुत आगे बढ़ेंगे। क्या है ना कि कहीं ना कहीं पब्लिक पागल नहीं बनेगी, और कब तक बनेगी? जब तक बन चुकी थी, जब तक बन चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी 65-60 साल उन्होंने राज किया है। आपको अगर इतना टाइम दे दिया और अभी आप लोग 15 साल में इन लोगों से परेशान हो गए बीजेपी से, तो हम लोगों ने कितना सहा होगा 60 साल? फिर आप जो 60 साल में काम नहीं करा पाए वो आप 15 साल में उम्मीद रखते हो 15-20 साल में कि नहीं चलो ठीक है अब नरेंद्र मोदी जी करा देंगे, मुख्यमंत्री जी करा देंगे, तो क्यों करा देंगे? हालांकि करा रहे। हाँ, अगर कांग्रेस के मुकाबले देखा जाए तो बीजेपी ने बहुत सारे काम करे हैं जो कांग्रेस नहीं करा पाई। कांग्रेस अब बोलती कि हम करा देते, तो भाई जब आप सत्ता में थे तब आप लोग कहाँ थे? अब क्यों जाग रहे हैं? हाँ, और अभी बस उनको एक ही मुद्दा दिख रहा है, चौकीदारी चोर है, या तो ये मुद्दे उठाएंगे, ये फेल हो गया तो वोट चोर, तो ये सब चीजें उनकी फेल हो चुकी है। आपको काम करना पड़ेगा जमीनी स्तर पर, जो आपने पहले नहीं करा वो आपको अब करना पड़ेगा, है ना? जो कि अब हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सब लोग प्रभावित हो रहे हैं कहीं ना कहीं, वो कंटिन्यू जीत रहे, तो क्यों जीत रहे हैं? पब्लिक पागल तो है नहीं। अब चलो ठीक है, मेरे को तो यहाँ पैसे मिले नहीं बोलने के लिए। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो चीजें करी है। सही है, आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, एक सवाल आपसे बहुत मतलब अभी तो ये सुनने में बहुत मतलब हमेशा चलते हैं यार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ चलती रहती है कि हिंदू धर्म खतरे में है। अगर हिंदू धर्म खतरे में है तो हिंदू धर्म को खतरा किससे है? देखो, हिंदू धर्म कभी खतरे में रह ही नहीं सकता। आपको लगता है जिस धर्म में इतने महापुरुष जन्मे हैं, जिनने मतलब दुनिया को हिला के रख दिया है, विश्व गुरु रहा है भारत और रहेगा आगे भी, तो वो धर्म क्यों खतरे में रहेगा? किन से खतरे में रहेगा? इन लोगों से खतरे में रहेगा। ये तो क्या है, राजनेताओं ने अपने हिसाब से एक बना दी है टैगलाइन कि हाँ हिंदू धर्म खतरे में है। कोई हिंदू धर्म खतरे में नहीं। हिंदू धर्म में इतने बड़े बड़े महान योद्धा जन्मे हैं, महाराणा प्रताप, श्री वीर शिवाजी, तो कैसे क्या खतरे में रहेगा? हम उनकी वंशज हैं, उनकी औलादे हैं। जब उन लोगों के हाथ नहीं कांपे लोगों के सर धड़ से अलग करने में, जो कि विदेशी आक्रांताएं आई थी बाहर से, उन लोगों से लड़े हैं, तो हम लोग इन लोगों से तो लड़ ही सकते हैं। सही है। उन लोगों से तो कमी खतरनाक है जिन लोगों ने पूरे विश्व पे कब्जा कर लिया था लेकिन सिर्फ भारत बचा था। तो महाराणा प्रताप ऐसे लोगों से लड़े थे, उनके सामने कभी उनने सर नहीं झुकाया, तो हम लोग तो झुकाएंगे ही नहीं। हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं रहा था और ना ही रहेगा, और ना ही इन लोगों से रहने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। हाँ। अच्छा, आप उन लोग को क्या कहना चाहोगे जो ऐसा बोलते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है? कभी नहीं। उनके लिए आप एक लाइन
क्या बोलना देखो चाहिए? मैं तो बस यही बोलना चाहूंगा कि उन लोगों को दिमागी संतुलन खराब है। उनको सोचना चाहिए कि हिंदू धर्म में इतने बड़े बड़े योद्धा जन्मे हैं, जिन लोगों ने मतलब दुनिया और देश में अपना डंका बजा रखा है, चाहे वो कोई से भी योद्धा हो। अगर मैं यहाँ नाम गिनाने बैठूंगा तो आपको मतलब सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन नाम कम नहीं होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने सबने, लेकिन हमारी क्या है कि शुरू से ही कमजोर हमको करा गया है। अब कमजोर इसलिए करा गया क्योंकि हमको पढ़ाया वही गया है। अब अकबर महान था, हाँ महाराणा प्रताप का जिक्र नहीं, लेकिन अकबर महान था। हाँ, बाबर महान था, बाबर महान था, औरंगजेब, इनके सबके वंशज के लोगों को नाम पता है। हाँ, जिनका हिंदुओं के राजा हाँ, या उनके पूर्वज के नाम पूछ सबको याद जैसे रहता ही नहीं महाराणा इस चीज़ के प्रताप बारे का में। अगर मैं पूछूं तो किसी को पता नहीं, लेकिन हाँ अकबर के बारे में सबको पता है। हम्म, तो ये सब चीज़ें हमको पढ़ाने की जरूरत है, आने वाली पीढ़ी को पढ़ाने की जरूरत है बहुत सा। अब क्या है ना कि घर में वो सब चीज़ें नहीं मिल पाती जो स्कूल में बच्चा सीखता है। लेकिन स्कूल में हमको क्या सिखाया गया कि अकबर महान था, तो लोगों ने क्या मेंटेलिटी बना ली कि अकबर महान था। लेकिन कभी महाराणा प्रताप के बारे में नहीं बताया गया कि उन लोगों ने कैसे संघर्ष करके इस देश को एक रखा, हर धर्म के लोगों को साथ में जोड़ के रखा। लेकिन अभी क्या होता है कि लोगों को क्या, जैसे समाज के नाम पे बांटना, धर्म के नाम पे बांटना, ये सब चीज़ें गलत है। उस टाइम पे राजा महाराजाओं के साथ में जो राजपूत राजा थे, जैसे कि महाराणा प्रताप के साथ में आप देख लो, मुगल भी, जैसे मुगल ने सर झुकाया तो क्यों झुकाया? क्योंकि उनके साथ में मोमेडियन भी साथ में थे, हिंदू भी साथ में थे, तो मुसलमान भी थे, हर जाति के लोग साथ में थे। जैसे भीलों ने इतना साथ दिया जितना राजपूतों ने दिया है। महाराणा प्रताप का जितना साथ भील ने दिया है उतना राजपूतों ने भी दिया है। तो अगर महाराणा प्रताप उनका शोषण करते या फिर कुछ ऐसा करते तो ऐसा तो है नहीं कि वो लोग साथ देते। साथ कहीं ना कहीं इसलिए दिया क्योंकि उन लोगों ने ऐसा काम करा अपनी प्रजा के लिए, राजतंत्र में। हाँ, क्योंकि अभी मैं आपसे सवाल पूछने वाला था कि भीम आर्मी के जो चीफ हैं, मिस्टर चंद्रशेखर जी आज़ाद, वो हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ बात करते हैं और वो हमेशा ये बोलते हैं कि राजपूतों ने, हिंदुओं ने हमेशा हम छोटी जाति के लोगों का शोषण किया है। क्योंकि वो जब तक ये सब चीज़ें नहीं बोलेंगी वो जीत नहीं पाएंगे। अच्छा, उनका जीतने का जीतना है। हाँ, उनका मोटिव बस ये है कि कैसे भी मुझे करके गद्दी मिल जाए। लेकिन गद्दी के पीछे वो लोगों को लड़ा रहे हैं। लोगों में मतलब देश में कितनी वो चीज़ें हो रही, फैल रही है, दीमक की तरह अंदर ही अंदर ये देश को खाए जा रही है। कि आज हम लोग मतलब जहाँ भी कहीं दूसरी समाज का लोग देखता है कि राजपूतों को तो अरे नहीं यार, हमारा आरक्षण खत्म करने के उसमें मतलब उन लोगों की मेंटेलिटी ऐसी बना दी गई है जो कि पहले थी नहीं। अगर ऐसा रहता तो राजा महाराजाओं के टाइम से आपने देखा होगा कि हर समाज के लोग जुड़े हुए थे राजपूतों के साथ। बिल्कुल सही कहा। महाराणा प्रताप के साथ में देख लो, पृथ्वीराज चौहान के साथ में देख लो, मतलब बहुत सारे ऐसे राजा थे जिनके साथ में हर समाज के लोग जुड़े थे। अब जैसे अगर राजपूत उन पे शोषण करता तो भील समाज के लोग क्यों देते साथ? हाँ बिल्कुल। लेकिन भील ने साथ क्यों दिया? क्योंकि राजा थे, उनको मानते थे कि चलो ठीक है हमारे राजा हैं, और इन लोगों ने एक्चुअल में जमीनी स्तर पर ये सब चीज़ें काम कर रखी थी। ये तो लोगों का काम है भड़काना। अब उन लोगों ने क्या रास्ते से भड़का दिया कि नहीं आप हिंदू नहीं हो, मतलब आप बौद्ध को मानो, आप इनको मानो, आप भीमराव अम्बेडकर को मानो, अरे आप किसी को भी मानो, लेकिन जब तक पेड़ की जड़ें सुरक्षित है तो पेड़ सुरक्षित है। जहाँ उसकी जड़ें कट गई तो पेड़ का कोई अस्तित्व नहीं रहा, वो सूख के गिर जाएगा। उसी तरह इन लोगों का है कि जैसे आज लोग ये लोग भड़का तो रहे हैं कि आप हिंदू नहीं हो, लेकिन इनकी जड़ें तो हिंदू ही है। हाँ बिल्कुल सही। पहले से जब ये मानते आ रहे भगवान को, लेकिन अभी आज 5-10 साल नहीं मानोगे तो क्या होगा? आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि जड़ें आपकी कमजोर हो चुकी है। आपको जड़ें और आपकी घर की नींव मजबूत जब तक रहेगी ना, जब तक आपका मतलब आप आगे बढ़ते रहोगे। जड़ें खत्म हो गई तो पेड़ आगे बढ़ेगा कैसे? सही है। अभी उसी तरीके से ये लोग काम कर रहे, फूट डाल रहे अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए कि चलो ठीक है अब मैंने मेरी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी कर दिया है, क्योंकि मैं तो हाईलाइट हो गया ना, मेरा मुद्दा समझ गया, फिर मैं मेरी समाज की नज़रों में हीरो बन गया। लेकिन बाकी लोगों का क्या है? अगर ऐसे राजपूत समाज के लोग अगर उनका क्या करते हैं, शोषण करते हैं आते तो लोग साथ नहीं देते। आज करणी सेना के साथ में बहुत सारे दूसरी समाज के लोग जुड़े हुए, दूसरे धर्म के लोग जुड़े हुए। क्यों जुड़े हुए? क्योंकि हमने जमीनी स्तर पर ये सब काम करे हैं, तब जाके लोग जुड़े हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम शोषण कर रहे हैं। आप बता दो कि किसका शोषण करा है? हमेशा भला ही करा है, हर लोगों का भला करा है। राजपूत वो समाज है जिसके पास में कोई भी आए तो हमेशा वो खाली हाथ नहीं गया है, चाहे वो कभी भी देख लो, आप अब भी देख लो या पहले देख लो। राजपूत राजाओं ने कितना युद्ध लड़े, कितनी चीजें करी, ये इनको याद नहीं है, ये याद नहीं, लेकिन हाँ शोषण करा है जो कि इनने मतलब मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को, कर रहे हैं दिमाग में, है ना। अब जब राजतंत्र था तो आपने कभी देखा कि इस दलित का शोषण हुआ, इसका ये हुआ, उसका वो? लेकिन हाँ होता क्या है, आजकल टीवी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। मैंने एक वीडियो बना के बड़ा चढ़ा के बोल दी कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, राजपूतों ने इनके ऊपर शोषण करा, तो लोगों ने क्या माइंड में बैठा लिया है वैसी चीजें। तो ऐसी आप एक वीडियो बना के आप भाषण देके लोगों को भड़का तो सकते हो, उनकी चीज़ें तो चेंज कर सकते हो, लेकिन जो पुरानी चीज़ें वो भी तो बोलो कि राजपूतों ने कितना साथ दिया है लोगों का, हर विशेष वर्ग का साथ दिया। अगर साथ नहीं देते तो अरे राजपूतों ने तो पूरे खजाना खाली कर दिया देश को एक करने में। वो तो कहीं ना कहीं बातें नहीं होती। राजपूतों को आप देख लो, कहीं भी जब से
लोकतंत्र आया है, जब से राजपूतों के ऊपर ही शोषण होता आ रहा है। आप कहीं भी देख लो, हमारे महापुरुषों का नाम बदल देते हैं, उनकी जाति बदल देते हैं। हाँ, जैसे पृथ्वीराज चौहान है, उनको कभी बोल देते कि यार ये तो अदर कास्ट के थे, तो क्या बोलने से हो जाएगा? आप किताबों में चेंज कर सकते हो, लेकिन इतिहास में चेंज नहीं कर सकते। जो इतिहास के पन्ने वो आप दोहरा नहीं सकते। चलो ठीक है, माना कि आप राजपूतों से इतनी नफरत करते हो, तो फिर राजपूत बनने की कोशिश क्यों करते हो? नफरत वाली तो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं बस। तो वो वही तो नफरत करते नहीं, लेकिन नफरत फैला भी तो रहे ना नफरत लोगों के दिमाग में, जो जहर भर रहे हैं वो कि यार राजपूतों ने ऐसा करा, राजपूतों ने शोषण करा। अरे कहाँ शोषण करा? अब बताओ, राजपूत हमेशा दानवीर ही रहा है। राजपूतों ने अपनी झोलियां खाली कर दी, चलो ठीक है आ लो, बरसा दिए देश पे, खजाने लुटा दिए ताकि देश एक रहे। बिल्कुल सही। लेकिन वो बातें कहीं भी आपको नहीं पढ़ाएंगे, कभी किसी ने नहीं बोला कि यहाँ राजपूतों ने ये करा। राजपूतों की जैसे के ऊपर मूवी बना दी, जैसे पद्मावत देखी होगी आपने, लेकिन वहां पे गलत बना के इतिहास बदल तो दोगे आप? मतलब ऐसे मूवी के आधार पे आप बदल रहे हो। लोगों ने वो फिल्म बैठा ली दिमाग में, राजपूतों ने ऐसा करा था। हाँ, हुआ होगा तभी मूवी बनाया। और इसका स्टार्ट ही प्रोपोगेंडा बॉलीवुड से हुआ है। बॉलीवुड में जैसे जोधा अकबर, जोधा अकबर में भी बताया गया कि अकबर ने जोधा बाई जो थी वो राजपूत थी, लेकिन उसका अगर आप जड़ों में उतरोगे तो वो राजपूत नहीं थी। अगर मैं बताऊंगा तो फिर बहुत सारे मुद्दे हैं जो बाहर आ जाएंगे। अब लोग कंट्रोवर्सी चालू कर देंगे, गालियाँ बकना चालू कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें होगी ऐसी। लेकिन हालांकि मुझे डर नहीं लगता, जो सही है वो सही है। चंद्रशेखर रावण ने बहुत लोगों को भड़काया है, जैसे आज उनको गालियाँ भी पड़ रही तो इसी वजह से पड़ रही। हम तो देखो किसी के बारे में गलत नहीं बोलते, बिल्कुल सही कहा आपने, हम कहाँ बोल रहे हैं। लेकिन अब आप उनको परिवर्तन करवा रहे हो कि नहीं आप हिंदू नहीं हो, आप ऐसा हो, आप इनको मानो उनको मानो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप विस्तार में जाओगे तो जो जड़े है वो जड़े हिंदू धर्म से ही शुरू होगी, सनातन धर्म से ही शुरू होगी। आप कितना ही भड़का लो उनको, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो समझदार है, पढ़े लिखे हैं, वो लोग आज भी मानते हैं कि नहीं यार हम तो हिंदू है। अच्छा, आप इनको मतलब जो अभी बात कर रहे हैं चंद्रशेखर जी आजाद के बारे में, वो बोलते हैं कि मतलब हिंदू खतरे में, सब कुछ बताते हैं अपने हिसाब से, वो मतलब भड़का रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? उनको तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप आपकी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में लोगों को मत भड़काओ। नहीं तो एक दिन ये आंधी ऐसी, मतलब जो चिंगारी है वो ऐसी आंधी बनेगी, ऐसा फिर वापस आप पहले वाली चीज़ें होगी कि राजपूत मार रहे, इधर कर रहे हैं, वो हो रहा है, तो फिर वो चीज़ें क्या कोई संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि एक हद होती है, सीमा होती है हर चीज़ें सहने की। फिर आपके ऊपर गोलियों की फायरिंग होगी, तलवारें निकलेगी, तो फिर आप बोलोगे कि नहीं यार राजपूत ऐसा, राजपूत वैसा। और बहुत बार इनके ऊपर हो चुका है, क्योंकि इनके विवादित बयानों की वजह से। अब ये मेरे ऊपर भी बोल देंगे कि यार इनने गोली मारने की बात करी, तलवार चलाने की बात करी, तो क्या होता है, हम हमारे जो है चीज़ें हम भूले नहीं, खून वही है हमारा। अगर हमको कोई ललकारेगा तो हम वापस से शस्त्र उठाने की क्षमता रखते हैं। और हम मतलब सहने की क्षमता रखते हैं। सर झुका भी रहे तो हम सर कट भी सकते हैं, बिल्कुल सही कहा, और कटा भी सकते हैं। हमने इस देश के लिए बहुत सर कटाए हैं और हम आगे भी कटाएंगे, और जहाँ जरूरत पड़ी हम लोगों के काटने में भी सक्षम है। बिल्कुल अब भी काट देंगे, चाहे लोकतंत्र हो, राजतंत्र हो, कुछ भी हो, लेकिन देश एक रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। आप धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हो तो ये चीज़ें बंद करो, बंद करना चाहिए, गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, आप अभी एक और इससे बात करेंगे हम लोग कि ST/SC वाला जो एक्ट चालू किया सरकार, मतलब गवर्नमेंट ने, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि देखा जाता है ना कहीं ना कहीं ST/SC जो वाला एक्ट रहता है, उस पर बड़ी जाति, ऊपर वाली जाति जैसे रहते हैं, OBC वाले, जनरल वाले, इन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, इन लोग को बहुत मतलब नुकसान सहना पड़ता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? लेकिन ये नेताओं को तो नहीं पता है ना, ये आपको पता है कि नुकसान झेलना पड़ता है, मुझे पता है कि हमारे समाज के लोगों पर कितने झूठे मुकदमे हैं, लेकिन इन पे ऊपर कार्रवाई नहीं होती। जैसे अगर मान लो मेरी पुरानी रंजिश है, तो पुरानी रंजिश में लोग क्या करते हैं, एक्ट लगवा तो देते हैं, लेकिन अगले का पूरा भविष्य खराब हो जाता है पुरानी रंजिश के चक्कर में। अब बाद में पता चलता है कि वो तो मुकदमा ऐसे था, मतलब वो शिकायत भी ऐसे ही थी, लेकिन जैसे मान लो शिकायत करने वाले ने तो कर दी, वो मुकदमा झूठा निकल गया, वो चीज़ें झूठी निकल गई, लेकिन जिस इंसान के ऊपर बीती, जिसका इतनी मानहानि हुई है, तो जिसने कंप्लेंट करी थी उसके ऊपर आप क्या कार्रवाई कर रहे हो? उसके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। मान लो आज आपने, अब जैसे क्या है, लोगों ने बिजनेस बना लिया, इसको बोलना तो नहीं चाहिए मुझे ऑन कैमरा, लेकिन बोलना पड़ रहा है। सही है क्योंकि वो चीजें है, सबको पता है, पुलिस वालों को भी पता है, नेताओं को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि भले पुरानी रंजिश के चक्कर में उन्होंने चलो ठीक है मेरे ऊपर केस लगा दिया, बाद में सेटलमेंट के वो पैसे लेंगे। हर कोई नहीं लेता है, लेकिन जो है वो लेता है। लोगों ने बिजनेस बना लिया है, मैं सबका नहीं बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर लोगों का बोल रहा हूँ कि इनने बना लिया कि हाँ चलो ठीक है मैंने इसके ऊपर केस लगा दिया, चलो ठीक है 4-5 लाख रुपए ले लिए, मामला सुलझा देंगे। ऐसा होता है कई बार तो, लेकिन उसको सक्षम नहीं 4-5 लाख रुपए देने में, 2 लाख रुपए देने में, लेकिन उसके ऊपर केस लगा दिया, अब उसको तो देना पड़ेगा। हाँ, उसको बचना देना पड़ेगा ना। तो ऐसे लोगों ने बिजनेस बना लिया है, कहीं ना कहीं इससे स्वर्ण समाज के लोगों को, OBC के लोगों को, सबको बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है।
तो ये चीज़ें गलत होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को भी अपने रवैया बहुत टाइट रखना चाहिए इनके खिलाफ। बिल्कुल, कि अगर किसी ने शिकायत करी और अगर वो झूठी निकल गई तो उन पे उसके भी ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और बिल्कुल। ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोषी दूसरी बार से सोचे 10 बार कि ऐसा करने से पहले, कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें गलत है। लेकिन अभी क्या चल रही चीज़ें, कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो हो रहा है, जिनके ऊपर बीत रही उन्हीं को पता है। कई विचार बिल्कुल एकदम जिनने कुछ जुर्म किया भी नहीं है वो लोग फंस जाते वो हैं। सजा काट काट के आते हैं। हाँ, लेकिन क्या करें, हमारे भारत देश में तो सब चीज़ें चलती है। सही है। हाँ। अच्छा, अभी फिलहाल जो किसान के ऊपर बात करेंगे हम लोग, आप भी किसान फैमिली से बिलोंग करते हो, तो किसान फैमिली से बिलोंग करते हो, आपसे मैं ये पूछूंगा कि किसान का दर्द पर आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि क्या रहता है ना कि हम देखते हैं कि किसानों की फसल का बराबर मतलब दाम नहीं मिलता है, कई बार इनको बीमा नहीं मिलता है, इतना नुकसान हो जाने के बाद भी, और किसान अपनी खुद की फसल का अपने हिसाब से वो दाम सेट भी नहीं कर पाते हैं। मतलब किसान क्या रहता है कि फसल मेहनत करेगा, फसल पैदा करेगा, लेकिन क्या रहता है कि बिकेगा कैसे, वो लोग बनिए जो लोग सेठ लोग रहते हैं उनके हिसाब से बिकेगा, मतलब वो खुद प्राइस सेट कर ही नहीं पाते हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, वैसे तो आपने सवाल में ही जवाब दे दिया, मुझे जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जैसे मैं किसान पुत्र हूँ, बिल्कुल, मैंने सारी चीज़ें करी, हमने खेतों में काम भी करा है, तो हमें पता है वो दुख दर्द, वो पीड़ा, वो चीज़ें। ऐसे में बैठने वाले को नहीं पता है ये सब चीज़ें, ना नेताओं को पता है, कभी नेताओं ने खेती करी नहीं, बहुत सारे कम नेता है जो ज़मीनी स्तर से जुड़े, जो नीचे से ऊपर गए, उनको ये चीज़ें पता है कि हाँ हमको कैसे मेहनत करनी पड़ती है, कैसे काम करना पड़ता है। आप तो बैठे हो दिन में एसी में, तो यहाँ पे लाइट भी मिल रही, सारी चीज़ें मिल रही, लेकिन किसानों को कब पानी डालने जाना पड़ता है फसल में? रात में 11 बजे उठ के किसान जाता है, फसलों में पानी डालता है। वो चाहे तो दिन में भी डाल सकता है, लेकिन दिन में लाइट नहीं है, लाइट नहीं मिलती ना, दिन में लाइट नहीं मिलती, पर्याप्त लाइट नहीं, पर्याप्त चीज़ें नहीं है, लेकिन उसमें भी फिर हमको प्रताड़ित किया जाता है। लाइट वाले आते हैं, लाइट काट देते हैं, कभी तार निकाल देते हैं, बीच में लाइट फॉल्ट हो गई, ये हो गई, तो उनको क्या बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि रात में पानी डालना फसलों में, और उसके बाद में बारिश में दवाई छांटना, बारिश में उतरना, ज़्यादा बारिश हो गई तो फसल ख़राब हो गई, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन उसमें क्या मुआवजा मिलता है, लेकिन मुआवजा इतना तो नहीं मिलता कि आप मतलब इंसान जो किसान है वो अपनी परिवार चला पाए, अपनी आर्थिक चीज़ों की पूर्ति कर पाए। बिल्कुल, बीमा मिलता है बस नाम का एक। हाँ, और ये लोग क्या करते हैं, फसल का रेट भी यही तय करते हैं, सारी चीज़ें। अब जैसे आपने 10 वाली पानी की बोतल बनाई, आपकी कंपनी है, बिल्कुल 10 वाली पानी की बोतल है वो तो, लेकिन आपने तय क्या करा, मूल्य आपने तय करा है, बिल्कुल सही कहा, है ना? जरा सी, अरे मैं 10 वाली पानी की बोतल, क्या 1 रुपए की कोई भी चीज़ होती है तो वो मूल्य वो खुद तय करता है जिसने बनाई है वो चीज़, गवर्नमेंट तय नहीं कर रही है, तय वही कर रहा है। लेकिन हमने इतनी बड़ी, जैसे हम जय जवान और जय किसान का नारा लगाते हैं, लेकिन वो ना तो किसानों के ऊपर अप्लाई हुआ है, नहीं मेरे को लगता है आगे हो जाना चाहिए, क्योंकि किसान तो हमेशा से गरीब का गरीब ही है। आपने कभी देख लिया किसान के पास में 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर, वो आपको दिख जाता है? किसान प्रोटेस्ट में लोग बोलते कि यार बड़े बड़े ट्रैक्टरों से आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं, तो वो आपकी आंखों में खटक गया है। लेकिन वो नहीं खटकेगा कि इंसान आधी रात को पानी डालने जा रहा है फसलों में, मेहनत कर रहा है, दिखाई नहीं देती, इधर से पता चले बारिश हो रही लेकिन गीला हो रहा है, लेकिन फिर भी खाद भी सारी चीज़ें कर रहा है। आपने देखा होगा बहुत बार कि शराब के ठेकों पर कभी शराब खत्म नहीं हुई है, लेकिन हाँ जब हमको यूरिया डीएपी की ज़रूरत होती है तो यूरिया डीएपी ख़त्म हो जाता है, हमको घंटों लाइन में लगना पड़ता, पूरे दिन लाइन में लगोगे तब जब आपको यूरिया डीएपी मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहोगे सरकार का फॉल्ट है? हाँ, सरकार का फॉल्ट है ही सही, जाहिर सी बात है, लेकिन सवाल कोई उठा नहीं पा रहा जब तक, क्योंकि गाँव में कोई उठाता नहीं है। चलो ठीक है, जो हो गया, आवाज़ दबा दी जाती है, वहीं की वहीं दबा दी जाती है, क्योंकि बड़े लोग उसका फ़ायदा ले लेते हैं ना। हाँ, लेकिन किसान की मजबूरी, किसान की चीज़ें ये राजनेता कभी नहीं देख पाएंगे। देखो किसान क्या है कि पूरी चीज़ें करता है, फसल उगाता है, लेकिन उसका मूल्य वो खुद तय नहीं कर पाता, उसको पता भी नहीं है। जब किसान बेचता है तो वही फसल का मूल्य आधा रहता है, जब व्यापारी बेचता है तो वो डबल हो जाता है। लेकिन उस समय क्या है कि किसान के पास में वो फसल नहीं रहती है तो वो दे नहीं पाता है। तो यही चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। जय जवान जय किसान बोलने से कुछ नहीं होता। हमारा देश हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है, आज से नहीं पहले से, और सोने की चिड़िया बनाने वाला किसान ही है। तो अगर किसानों से आपका देश चल रहा है, जैसे मान लो किसान ने एक दिन दूध देना बंद कर दिया देश में, तो क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा अगर हमने किसानों ने फसल बेचना बंद कर दी तो क्या होगा? पहले क्या खाओगे आप? कब तक आर्टिफिशियल चीजें तो नहीं खा पाओगे। एआई सब कुछ कर सकता है, लेकिन एआई खाना नहीं बना सकता है। एआई ना रोटी बना सकता है, ना एआई चावल बना सकता है, ना ही एआई धान उगा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। ये सब कौन करेगा? किसान करेगा। आप चाहे कितने भी आगे बढ़ जाओ टेक्नोलॉजी में, साइंस में, सारी चीज़ों में, लेकिन आप किसानों की जो चीज़ें उत्पादन करते हैं किसान, वो आप कभी नहीं कर पाओगे। साइंस भी नहीं कर पाएगी, नहीं आपके एआई कर पाएंगे। अगर
अगर आपको अच्छे तरीके से रहना है तो किसानों को भी वो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, सिर्फ किताबों में और नारों में और इन सब चीज़ों में नहीं। ज़मीनी स्तर पर अगर आप आओगे तो किसान इतना सक्षम नहीं है कि वो अपने घर में 2 वक्त की रोटी ठीक से खा पाए, क्योंकि अगर उसको आज काम करना है तो मतलब आज अगर खाना है तो काम करना ही पड़ेगा, चीज़ें करनी पड़ेगी, 10 चीज़ें करनी पड़ेगी। पहले की चीज़ें गई, अब किसानों के पास में भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, खाद का, बीज का। अब जैसे ये फसल हमारी नष्ट हो गई सोयाबीन की, अब हमारे पास बीज बोने के लिए कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। हमारी जो फसल थी वो तो नुकसान हो गया, सब हो गया। चलो सरकार ने मुआवजा दे दिया, क्या कर लेंगे उस मुआवजे में? कितना मिलेगा उससे? कितना मिलेगा? 1 महीने का राशन आएगा, इतना मिलेगा मुआवजा बस। और कहने को होगा कि हमने मुआवजा दिया है, मुआवजा दिया, उनने उनका पल्लड़ा झाड़ दिया, लेकिन किसानों का क्या है, दुख दर्द किसान ही जानते हैं। तो उनको फिर अगली बार जब वापस सोयाबीन बोनी है तो वो कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? सही कहा आपने। तो उनको वापस पैसे चाहिए, वापस फसल खरीदने के, जो बीज है, बीज खरीदने के लिए तो पैसे चाहिए, बीज के बाद में खाद वाद, हर चीज सारी चीजें। लेकिन किसान को ऐसा है कि ना किसान मर सकता है ना जी सकता है। वैसी हालत में आप बहुत सारी जगह देख लो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, करते हैं ना, करते हैं। और ऐसी सिचुएशन बन जाती है। अब सरकार से उम्मीद लगा के बैठता है किसान, किससे लगा के बैठेगा? सरकार से बैठेगा। हाँ, क्योंकि लोकतंत्र का जमाना है, राजतंत्र का तो है नहीं कि भैया राजा महाराजा है तो। लेकिन राजा महाराजाओं के टाइम पे थे, आपने देखा होगा, नहीं हुआ होगा। क्योंकि ऐसा होता था कि राजा महाराजा ये सब चीज़ों पे ध्यान देते, लेकिन अभी की क्या है, उनको वोट ले लिया, उनने उनका काम खत्म, अपना काम कर लिया। हाँ चलो ठीक है, ज़्यादा मुद्दा उठा। पहले तो क्या, अभी सोशल मीडिया का जमाना है तो मुद्दे उठ भी जाते हैं, पहले के इतने मुद्दे उठते नहीं थे। अभी जैसे किसान आंदोलन होते हैं तो सरकार गोली चलवा देती है। क्यों? हम इस देश के नागरिक नहीं है क्या? हम आतंकवादी करार दे दिया जाता है। हम तो हमारा हक मांगने आ रहे हैं ना, हक मांगने जा रहे हैं। हाँ, किसान है, कोई आतंकवादी तो है नहीं। अभी जैसे पंजीयन हुआ सोयाबीन का, अभी रिसेंटली बात बताता हूँ, तो किसानों को ये नोटिस दिया गया कि आपको आपके आधार कार्ड साथ में लेने हैं, जिसके बाद में आरसी कार्ड लाना है। ट्रैक्टर से अगर आप धान अनाज जो भी ला रहे हो, सोयाबीन ला रहे हो, तो आपको आरसी कार्ड भी साथ में लाना है। अरे भैया, किसान आ रहे, कोई आतंकवादी नहीं आ रहे। जितने आपको आधार कार्ड चाहिए, आरसी कार्ड चाहिए, जैसे जब तो नहीं मांगते, जब बॉर्डर तोड़ तोड़ के लोग आतंकवादी देश के अंदर घुस जाते हैं, जब कहाँ गए आपकी ये सब चीज़ें। लेकिन किसान अपनी फसल को तुलवाने आ रहा तो आपको इतनी सारी डॉक्यूमेंट चाहिए। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, किसान लाया, उसका पंजीयन लाया, दिखाया, काम खत्म। लेकिन अभी ये सब चीजें, यही हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि किसान की हाँ, जब तक किसान की सुनवाई नहीं होगी देश आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि किसान प्रधान देश है भैया, कृषि प्रधान देश है। तो जब तक किसान सुख नहीं है, उस पर खुश नहीं है, तो फिर कैसे आप आगे बढ़ पाओगे? बिल्कुल सही कहा। जहाँ बंद कर दिया वहाँ पे फिर सब खत्म हो जाएगा। सही है। तो बलराम जी, आपसे मेरा अगला सवाल यह है कि आपने एक वीडियो बनाया था सोशल मीडिया पे पुलिस के बारे में, तो उस वीडियो बनाने के पीछे का आपका उद्देश्य क्या था? देखो, उद्देश्य तो यही था हमारा कि ट्रैफिक रूल्स के बारे में आम नागरिक है जो जागरूक हो, थोड़ा जाने कि ट्रैफिक रूल्स को हमको फॉलो करना चाहिए। अगर हमने फॉलो नहीं करे तो क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। बिल्कुल। और एक ये भी था कि पुलिस के बारे में क्या है, बहुत गलत मेंटेलिटी बैठा रखी लोगों ने। और वो बैठा किस लिए रखी है? बॉलीवुड के माध्यम से। अच्छा। बॉलीवुड में दिखाया गया कि पुलिस वाले ऐसा करते हैं, पुलिस वाले शोषण करते। अरे पुलिस वाले हजार मतलब गलत ठहरा देते पुलिस वालों को, तो लोगों ने ये चीज़ बैठा रखी है। लोग थाने में जाने से डरते हैं आज। अगर हम मेरे को शिकायत भी करवाने जानी है तो मैं डरूंगा थाने में 10 बार जाने से। और यार पुलिस वालों ने बैठा लिया तो, पुलिस वालों ने ये कर लिया तो। अरे क्यों बैठा लेंगे? जब आप गलत नहीं हो तो कैसे बैठा लेंगे आपको? वही हम एक पुलिस की जो छवि गलत बना रखी लोगों ने, उसको सुधारने के लिए वीडियो था कि आप पुलिस के पास में जाओ, पुलिस वालों से बात करो। क्या है ना कि पुलिस आपकी सेवा के लिए है, आपको डराने के लिए तो नहीं है ना। जहाँ डराते आप शिकायत करो, उसके लिए भी 1000 रूल है, 1000 चीज़ें रखी गवर्नमेंट ने। लेकिन क्या होता है, पुलिस के बारे में ऐसी गलत मेंटेलिटी बैठा रखी लोगों ने। आप सोशल मीडिया पे दिन भर कमेंट करना बहुत आसान है। हाँ। मोबाइल हाथ में है तो आप कमेंट कर दे रहे हो कि पुलिस वाले ऐसे, पुलिस वाले वैसे। और सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें होती है। हाँ। सोशल मीडिया के माध्यम से ही फैला, कहीं ना कहीं बॉलीवुड के माध्यम से ही फैला है ये सब चीज़ें कि पुलिस वालों को गलत बताया गया है। आपने देखा होगा, आप दिवाली मनाते हो तो आप घर वालों के साथ में मनाते हो, बिल्कुल है ना। राखी मनाते हो तो घर वालों के साथ में मनाते हो। आप बारिश में कहाँ रहते हो? घर में रहते हो, है ना। लेकिन पुलिस वाले कहाँ रहते हैं? पुलिस वाले बारिश में भी अपनी ड्यूटी निभाते रहते हैं, गिरती बारिश में, है ना। गिरती बारिश में पुलिस वाले अपनी ड्यूटी निभा रहते हैं। आप पुलिस, जैसे आपने रक्षाबंधन आया तो रक्षाबंधन पर हर भाई अपने घर जाएगा, हर बहन अपने घर जाएगी। लेकिन पुलिस वाले भाई जो है वो, उनकी भी इच्छा होती है कि हम हमारी राखी हमारी बहनों के साथ में सेलिब्रेट करें। पुलिस वाली जो बहनें हैं उनकी भी इच्छा होती है कि हम हमारी राखी हमारे भाइयों के साथ में सेलिब्रेट करें। लेकिन होता क्या है, उनको ड्यूटी निभानी रहती, कर्तव्य निभाना रहता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अरे पुलिस वाले ऐसे होते, पुलिस वाले वैसे रहते। अरे पुलिस वालों की जगह आप रहकर तो देखो। जय जवान जय किसान, जैसे जवान में है ना, वो तो पुलिस वाले जवान जो है वो अपनी ड्यूटियां निभा रहते हैं। तो क्यों निभाते हैं? वो आपके लिए निभाते हैं। आप त्योहार में सेब घर पे हो, दिवाली आपने मना ली, सेब घर पे मना ली, बिल्कुल। क्यों मना ली? क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस वाले बाहर तैनात है। जो लोग माहौल खराब करने के उसमें रहते हैं कि यार हमको त्योहारों पे माहौल खराब करना रहता है, हुड़दंग वाले लोग रहते हैं, नशेड़ी गंजेड़ी जो भी लोग रहते हैं, उन लोगों को कंट्रोल में कौन करता है?
पुलिस करती, आप लोग कमेंट करने वाले लोग तो नहीं रखते हैं कंट्रोल में। और लेकिन हाँ, जहाँ आपकी जरा सी किसी से तू में हुई तो आप किसको याद करोगे? पुलिस को याद करोगे ना, क्यों बॉलीवुड वाली चीजों को याद करोगे? पुलिस को याद करोगे, डायल 112 पे आप फोन करोगे, क्यों करोगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन आपके काम आएगा। लेकिन जो छवि खराब कर रहे हैं उन लोगों को समझना चाहिए कि इन चीज़ों से क्या है, बहुत फर्क पड़ता है। पुलिस वालों के बारे में लोगों ने बहुत गलत मेंटेलिटी बना रखी है, तो उसको सुधारने की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो बॉलीवुड के माध्यम से हो। लेकिन जो समझते हैं उनको भी समझना चाहिए कि बॉलीवुड में और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। पुलिस वालों की जगह आप एक दिन रहकर तो देखो, बिल्कुल सही। आप दोपहर में 10 मिनट जाओगे, आपका पसीना निकल आएगा। लेकिन चौराहे पे आप देखो, पुलिस वाले पूरे दिन भर खड़े रहते हैं। अब कोई भी पुलिस वाला 12 घंटे अपनी सर्विस दे रहा है तो 12 घंटे खड़े रह रहा है चौराहे पे। बिल्कुल सही। आप खड़े रह के दिखा दो पुलिस वालों की जगह। कमेंट करना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है कि यार पुलिस वाले ऐसे, पुलिस वाले वैसे, लेकिन पुलिस वाले की जगह रह के देखो। हमारे आर्मी वाले, पुलिस वाले, ये सब हमारी सेवा के लिए है। बिल्कुल सही है ना। लेकिन लोगों ने गलत मेंटेलिटी बना रखी है, और उसके बारे में वही हमारा उद्देश्य था कि जो मेंटेलिटी बना रखी है उसको हम साफ करें, और जो ट्रैफिक नियम है उनका फॉलो करें, उनको उल्लंघन ना करें। कहीं ना कहीं हम जल्दीबाजी कर लेते हैं ट्रैफिक क्रॉस करने में, सिग्नल का पालन नहीं करते, लेकिन उससे नुकसान हमको है ना, सामने वाले को भी है। ठुका गए तो ऐसा नहीं कि दोनों को, अब उसके बीच में क्या होता है, फिर उसका भी समय वेस्ट, हमारा भी समय वेस्ट। अगर वो 2 सेकंड आप ट्रैफिक में रुक जाते हाँ। तो आपका इतना समय वेस्ट नहीं होता। आप दोनों टकरा गए, हॉस्पिटल, कोर्ट, कचहरी, ये सब चीजें, पूरा आपने जो सोच रखी थी वो सारी चीजें खराब हो गई। लेकिन क्या है कि हमको पेशेंस रखना चाहिए। 2 मिनट रुक जाते तो क्या हो जाता। आप घर से निकलते हो तो हेलमेट लगा के निकलो, सीट बेल्ट लगाओ, बहुत सारी चीज़ें, ट्रैफिक रूल्स तो आपको पालन करना ही चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि पुलिस वालों के बारे में जो आप गलत चीज़ें सोच रहे हो, पुलिस वैसी नहीं है। आप पुलिस से मिलो, समझो, बात करो। अगर आपकी शिकायत है तो शिकायत करने में लोग डर रहे। क्यों डर रहे? क्योंकि बॉलीवुड ने ऐसा मिथ फैला रखा है ना, तो कहीं ना कहीं उसको हमको क्लीन करना हमारा उद्देश्य था। और हम आगे भी निरंतर रहेंगे उसमें कि नहीं, पुलिस वालों को भी समझो, उनकी भी फैमिली है, उनका भी परिवार है। वो अपना परिवार, घर बार, सारी चीज़ें छोड़कर आपके लिए 24 घंटे रहते हैं उपलब्ध। 24 घंटे आप थाने में कभी भी चले जाओ, भीड़ लगी रहेगी, हमेशा लगी। क्यों लगी रहेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल रहे हैं ना, तभी लोग आते हैं। लेकिन कुछ लोगों को काम ही है भड़काना, ये सब चीज़ें करना, जिससे कि कानून व्यवस्था खराब हो, कानून की छवि खराब हो। लेकिन आप समझो, ये हर कोई चीज़ नहीं समझ पाता, तो उनको समझने की ज़रूरत है कि पुलिस वाले भी अपना 24 घंटे दे रहे भैया सर्विस में, उनका भी दिमाग खराब रहता है, उनकी भी फैमिली प्रॉब्लम रहती है। जैसे मान लो आज मैं पुलिस में हूँ, मेरे घर पे 1000 लड़ाई झगड़े हुए हैं, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें छोड़ के, मेरे को तो ड्यूटी जाना है ना, मैं ड्यूटी पाता हूँ, ड्यूटी करता हूँ। लेकिन वहाँ पे ड्यूटी, फिर आप पुलिस वालों को गलत निगाह से क्यों देखते हो? फिर क्यों देखते हो? है ना, पुलिस वाला भी अपनी, हमारी सुरक्षा के लिए। अगर मैं चौराहे पे यहाँ से निकल रहा हूँ, मेरे किसी से लड़ाई हो गई, तो मेरे 4 लोग सोशल मीडिया पर बचाने तो नहीं आएगी। कौन बचाना आएगा मुझे? पुलिस वाला आएगा। जरा सा कुछ हुआ तो मैं डायल 112 पे कॉल करूंगा कि चलो ठीक है, तुरंत 112 पे फ़ोन करो, पुलिस वाले आएंगे। या फिर पुलिस प्रशासन कहीं निकलते हुए अधिकारी कोई रहेंगे तो वो ध्यान देंगे, तो वो बचाएंगे। पब्लिक तो मजे लेने का काम है पब्लिक का। मेरी लड़ाई होगी तो 4 लोग मुझे पीटते हुए रहेंगे तो पब्लिक देखती रहेगी, लेकिन बचाएगा कौन? पुलिस वाले ही बचाएंगे, जिसको आप लोग गाली बकते रहते हो दिन भर। तो ये सब चीज़ें गलत है। हालांकि गलत तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आपने जितनी सारी बातें बताई, आपकी सारी बातें बिल्कुल सही लगी मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा सुना है कि कहीं न कहीं पुलिस भी गलत होते हैं। अभी आपने रिसेंट में सुना होगा, हरदा में वो लाठीचार्ज वाला वो कांड हुआ था। हाँ, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, कहने को तो बहुत कुछ है मुझे, और बहुत गुस्सा भी फूट फूट के भरा हुआ है, क्योंकि हमारे राजपूत भाइयों और बहनों पर जो जिस तरीके से उन्होंने लाठीचार्ज करा वो बहुत गलत था। अगर हम लोग नहीं मानते, आपने देखा होगा कि राजपूतों ने कभी भी आंदोलन रखे हैं या फिर कभी भी किसी चीज़ के लिए हमारा मुद्दा उठाया है, तो सही चीज़ के लिए उठाया है। या तो आप उस चीज़ का सॉल्यूशन दो। हम डायरेक्ट, तो हमने ऐसा तो है नहीं कि हमारे हाथों में हथियार थे, हम आपको मारने आ रहे थे, या फिर ये देश हमारा नहीं है। हाँ। या फिर हमसे कोई आपको दुश्मनी है कि नहीं, चलो ठीक है, राजपूत आए हैं तो इनके ऊपर लाठीचार्ज करना है। राजपूतों ने बहुत कुछ कर रखा है इस देश के लिए, तो डायरेक्ट आप ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट लाठीचार्ज कर दो। आपको आना था, आपके प्रतिनिधि को आना था हमारे सामने। आप कोई भी आपके बड़े अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी आते और हमसे बात करते, हमारे जो करणी सेना के मुखिया है उन लोगों से बात करते, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का हल निकलता। जो दोषी थे उसकी निष्पक्ष से जांच होनी थी और उनको सजा देनी थी। लाठीचार्ज करना कतई गलत है। और वो भी चलो ठीक है, आपने लाठीचार्ज करा, आपने मौके पे करा, लेकिन राजपूत छात्रावास में जाके ही लाठीचार्ज क्यों करा? राजपूत छात्रावास में तो जातिवाद वाला कुछ कांड हो गया था। नहीं, ऐसा रहता है कि कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी कभी कभी बहक जाते हैं कि चलो ठीक है, उनको ऑफर से ऑर्डर मिलते हैं कि भैया ऐसा ऐसा करना है, तो उनने ऐसा ऐसा करा। अब वो भले किसी के दबाव में आके करा हो या फिर आपसी रंजिश के बारे में करा हो,
किसी के बारे में भी कराओ, लेकिन उनने करा तो गलत ही है ना। आपने किसी भी तरीके से गलत चीज करी, लेकिन वो करी तो गलत है। बिल्कुल सही। गलत को तो गलत कहना हमारा हक है, और हम गलत के लिए आवाज उठाने वहां पर गए थे, लेकिन उनने एक और गलती कर दी फिर वहां पे। अब ऐसा है कि हम तो हमारा हक अधिकार मांगने आए थे वहाँ पे, कि जो हमारे भाइयों के साथ में चीजें हुई है उसका हमें भैया जवाब दो। अब जैसे मैं शिकायत कराने गया तो मैं ही तो गलत नहीं हूँ। हाँ। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चीजें होनी चाहिए। बस हम उसी के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया, जो कि उनको छात्रावास में नहीं करना था। वहाँ पे छोटे बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी, लड़कियां भी थी, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। तो आप बड़े बुजुर्ग सब पे डायरेक्ट आप लाठीचार्ज कर रहे हो। आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखे होंगे। लेकिन जो कि लाठीचार्ज करा वो बिल्कुल गलत करा, और मैं तो चाहूंगा कि इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये लोग भी अगली बार से सोचे कि अगर आपने कोई गलती करी है तो अगली बार से वो गलती ना हो। चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, कोई भी जाट हो, गुज्जर हो, किसी के साथ में भी ऐसी कोई भी समाज का संगठन आए, कोई भी सामाजिक संगठन आए, चाहे बजरंग दल आए, चाहे करणी सेना आए, चाहे भीम आर्मी आए, कोई भी आए, कोई भी सामाजिक संगठन या फिर कोई सी भी पार्टी आए, तो डायरेक्ट आपको लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। और किन के ऊपर करना है आपको ये भी मुद्दा रखना चाहिए। अरे यार देखो, आप लाठीचार्ज करो, लेकिन किसके ऊपर कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, ये भी तो चीजें देखना जरूरी है ना। डायरेक्ट लाठीचार्ज तो ऐसा तो है नहीं कि हम आतंकवादी है। जहाँ लाठीचार्ज करना चाहिए वहाँ लाठीचार्ज हो नहीं रहे, जहाँ इनको बातें करनी चाहिए वहाँ तो कर नहीं रहे, लेकिन जहाँ करना था वहाँ पे किया नहीं कुछ। हाँ, जहाँ हम तो मतलब नॉर्मल तरीके से बात करने आए थे, और उसमें भी हमारे आधे लोगों को रास्ते में परेशान कर दिया। रोड जाम कर दिए, टोल टैक्स पे से रोक दिया लोगों को कि आप मत जाओ वहाँ पे। क्यों मत जाओ? बंद भी करा था ना थाने में बंद करा था। उन लोगों में से आधे लोग तो ऐसे थे जिनकी एग्जाम की, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे जो कि छात्र ही थे। अब ऐसा तो नहीं कि आंदोलन में सब फ्री लोग आ रहे हैं जिनका सब कुछ सक्षम है। बहुत सारे लोग आए थे जिनका नया नया अभी जीवन स्टार्ट हुआ था, नवयुवक, जैसे कि 20-25 साल के लड़के, 18 साल के लड़के। अब उनके ऊपर आपने झूठे मुकदमे दायर कर दिए, उनको जेल में भेज दिया, उनके ऊपर केस लगा दिए। अब उनका जीवन तो यहीं खत्म हो गया ना। कोई आर्मी की तैयारी कर रहा था, कोई पुलिस की कर रहा था, कोई रेलवे की कर रहा था, कोई डॉक्टर की कर रहा था, कोई इंजीनियर की कर रहा था। तो कहीं ना कहीं वो लोग आए थे क्यों? क्योंकि उनके के मन में ऐसा था कि नहीं यार चलो हमारे भाइयों को हम न्याय दिलाएंगे। न्याय दिलाने की बजाय वो खुद मुजरिम बन गए। ये हमारे देश की न्याय व्यवस्था है, ये हमारे देश की कानून व्यवस्था है, जो कि सरासर गलत है। लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज का हो, क्या बोलते हैं, आंदोलन हो, प्रदर्शन हो, किसी भी समाज का हो, तो चीज़ें समझनी चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। हमने इतने बड़े बड़े आंदोलन करे, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हाँ, हमारे ऊपर हमेशा नुकसान हुआ है। हमारी समाज का कोई भी नेता, कोई भी हुए, तो उनने अगर आवाज़ उठाई हमारे बारे में, तो उनके ऊपर उल्टा घात होगा। या तो कोई पर्सनली हमला करेगा, या फिर हमला नहीं करेगा तो पुलिस प्रशासन हमला कर देगी। पुलिस प्रशासन ने अगर छोड़ दिया तो नेता वापस से वो चीज़ें उठा लेंगे। लेकिन क्यों? अगर हम लोकतंत्र में जी रहे तो हमें हमारी आवाज़ रखने का, हमारी बात रखने का हक है। तो हक वही तो, हम तो हमारा हक मांगने आए थे, के लिए जाते हैं, लेकिन हाँ, गलत हो जाता है। लेकिन हमारे साथ बर्ताव कैसा किया जाता है? आतंकवादियों की तरह कि जी जैसा हम तो हमारा हक अधिकार मांगने नहीं आए, हम तो भैया इनसे पर्सनली कुछ मांगने आ गए थे। हमारा तो कहना यही था कि जिन लोगों के साथ में गलत हुआ, अगर हमारे लोग गलत है तो उनके ऊपर कार्रवाई करो। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही कहा। लाठीचार्ज करना बहुत गलत था, और बहुत हद तक गलत था। अगर ये चीज़ अगर उनके परिवार वालों के साथ, उन लोगों के साथ होती तो उनको पता चलता। हम तो हमेशा सबके पक्ष में रहते, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई सी भी जाति का हो, कोई किसी भी सर्विस का हो। जैसे मैंने करा पुलिस वालों के बारे में कहा, हम तो सबका सपोर्ट करते हैं। जो भैया सही है उसका सपोर्ट है, जी, उसको सपोर्ट रहेगा हमारा, चाहे वो कोई सी भी जाति से हो, कोई से भी धर्म से हो। राजपूतों का काम है पहले से कि शरण देना, लोगों की मदद करना, जो कि हम पहले से करते आए हैं, तो हम आगे भी करते रहेंगे, चाहे लोग उसमें कितनी भी बाधाएं डालें, कुछ भी करें। करणी सेना का काम है निरंतर काम करना और करती रहेगी, लोगों की सेवा करना, चाहे उसमें कितने भी ओढ़े आए, कितनी भी बाधा आए, कोई कुछ भी कर दे, उससे हम रुकने वाले हैं नहीं। क्या होता है ना कि राजपूत राजाओं को भी बहुत सारे लोगों ने रोका था, बहुत बार रोका था कि नहीं यार तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। लेकिन उनने क्या करा? सर कटाना मंजूर करा, लेकिन झुकना मंजूर नहीं करा। तो वही हम उनके वंशज है, हमारे रगों में भी वही खून है। हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। जहाँ देश की बारी आएगी सर कटा देंगे, काट देंगे, सब लिए हम तैयार बैठे हैं। आप जिस तरीके से समझोगे, जिस भाषा में समझोगे, समझाने को हम रेडी है। हर भाषा में समझाएंगे हम आपको। बिल्कुल सर। अगर आप सीधी भाषा नहीं समझोगे तो हमको उल्टी भाषा भी समझाना आती है फिर। हाँ, जैसे हमारे गांव में एक बहुत पहले की कहावत है जो बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो फिर हमको बातों से अगर नहीं माने तो लातों से भी समझाना आता है। हम बातों से नहीं माने तो फिर लातों से समझा देंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस भाषा में समझाओगे। जैसे बोलते ना वो चंद्रशेखर आजाद जी बोलते थे कि भैया हमको प्यार से भी समझाना आता है और हथियार से भी समझाना आता है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना उनका, कुछ डायलॉग। हाँ, वो उनका जो भी डायलॉग है, लेकिन हमारे गांव में तो यही कहते थे। तो हम बस वही कहेंगे कि अगर आप
लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अगर आप बातों से नहीं मानोगे तो हम लातों से समझा देंगे, लेकिन हम समझाएंगे जरूर, आज नहीं तो कल इलाज होगा, सबका होगा। तो बलराम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए, आपने इतनी सारी बातें अपनी शेयर की और हम चाहते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही समाज हित में काम करते रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत, जो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और आपका भी समय दिया, समय आपका भी कीमती है। धन्यवाद। आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं बस आपके व्यूअर को यही कहना चाहता हूँ कि आपको ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। जो लोग चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, फॉलो करें और ऐसे अपडेट के लिए आपको फॉलो कर लें। बिल्कुल, धन्यवाद। सो गाइस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे पॉडकास्ट को लास्ट तक देखा। और आपको कैसा क्या लगा पॉडकास्ट के बारे में तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए पॉडकास्ट के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, आदाब।